आज का जो टॉपिक है दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं सबको पता है क्या होते हैं? कि एक ऐसी सेट ऑफ दवाइयां हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए यूज करी जाती हैं, है ना। काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ देम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खराब वाले लिविंग बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को हमला करके ख़त्म कर देते हैं या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को असिस्ट करते हैं टू एरेडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। बट लेटली पिछले 30 साल में एंटीबायोटिक्स का असर कम हो गया है, हम उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सेशन में हमें वही पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या है, कैसे हुआ, क्या इसके लिए हमारी सरकार या ग्लोबल कोलैबोरेशंस हो रही हैं, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, एंड प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एन अवेयरनेस का काम करेगा सो दैट आप ऐसे वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं बाय फॉलोइंग अ फ्यू ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, तो समझने से पहले इमेजिन दिस इज 14 सेंचुरी का यूरोप, है ना। क्या हो रहा है सेंट्रल एशिया में? ये यूरोप मतलब इमेजिन यूरोप किया है एआई ने। सेंट्रल एशिया में मंगोलिया एक देश है। उस टाइम नहीं था, 14वीं सदी में ऐसा कोई मतलब उस तरीके का सोवरेन कंट्री नहीं था, देयर वर एम्पायर्स। ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशियन पार्ट्स ऑफ द मंगोलियन पेरीरीज, वहाँ पे एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरियल प्लेग की शुरुआत होती है जिसको ब्यूबोनिक प्लेग बोला गया। ये वो टाइम था जब हम पिछली बार ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो ये मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन से पहले का वक्त था। उस टाइम सिल्क रूट से ट्रेड होता था, तो ये बीमारी सिल्क रूट के रास्ते यूरोप पहुंची। यूरोप में स्टार्ट हुई इटली से, पोर्ट ऑफ सिसिली या इन इन एरियाज में, एंड इट वाइप्ड आउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 14वीं सदी में। ये अब हम कोविड-19 पेंडेमिक देखते हैं, हमें लगता है बहुत बड़ा था। इसने यूरोप की 70% पॉपुलेशन को इफेक्ट किया, मार भी दिया बहुत सारों को, और बहुत सारे ऐसे बहुत लंबा टाइम तक बेड रिडन रहे। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। ये वो एरा था जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे। ये एक सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आज की डेट में डॉक्टर बहुत टाइम आपको ओपीडी में ठीक कर देते हैं 3 दवाइयाँ लिख के कि आप ठीक हो जाओगे, या अगर नहीं होता तो आपको सेकेंडरी या टर्शरी लेवल केयर पे जाके बचा लिया जाता है, मृत्यु नहीं होती। बट एट दैट टाइम दैट वाज अ प्री एंटीबायोटिक एरा। इससे हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स आर विलन। देन इमेजिन ये दिस वाज, इसको ब्लैक डेथ बोलते थे हम लोग, मतलब उस टाइम ब्लैक डेथ बोला गया। ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, स्टेपीज मेरे से परेरीज बोला गया। अगेन बैक्टीरियल डिजीज थी, और उस टाइम आंकड़े उल्टा पुल्टा चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सटीक आंकड़े नहीं है, बट कुछ लोगों की माने तो 200 मिलियन डेथ्स हुई, 200 मिलियन डेथ्स सिर्फ यूरोप। अब सेकंड जो वहां से हम लोग मूव करते हैं, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसको बोला जाता है पेनिसिलिन, है ना। 1928, 14वीं सदी से ऐसे आगे जाके 1928 वाज द टाइम जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ऐसी बैक्टीरियल ग्रोथ है जिसने बाकी वाली बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर लिया है। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। उनका मकसद ये नहीं था कि वो मेडिसिन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। एक्सीडेंटली उनको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो बाकी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। इसी रिसर्च को आगे हमने बाद में आइडेंटिफाई किया गया, तो पेनिसिलम नोटाटम है जिसको पेनिसिलिन फर्स्ट रेंज ऑफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने डेवलप किया। ये एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट नहीं है, बट इन्होंने एक बैक्टीरियल स्ट्रेन जो था उसको, एक मोल्ड को आइडेंटिफाई किया जो बाकी बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोक रही है। इससे क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट्स हुए, और आज हमारे पास बहुत सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। और उसके बाद उन्हीं एंटीबायोटिक्स के कुछ खराब, ज़्यादा ओवर यूज करने से या बैक्टीरियल म्यूटेशन होने की वजह से ये एंटीबायोटिक्स हमें इनइफेक्टिव दिखते हैं आज की डेट में, है ना।
मॉडर्न मेडिसिन की दो सबसे बड़ी डिस्कवरीज हैं जो जिन्होंने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-40 से बढ़ा के 70-80-100 तक कर दी है। आने वाले टाइम में हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी इसको 100 के पार ले जाए, 120-130 तक ले जाए ना, बाय द टाइम ऑफ 2030, बहुत दूर नहीं है। हो सकता है आप लोग भी 120 साल जी सकते हो अगर नैनो टेक्नोलॉजी किक इन करती है तो, है ना। आज नहीं है ना, बहुत कम लोग हैं जो 100 क्रॉस करते हैं। एक वक्त था जब लोग 40 नहीं क्रॉस करते थे, उन लोगों ने 80 की एज टच की, आज लोग 100 भी टच करते हैं। क्या रीजन है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है ना। कैसे बढ़ी है? क्योंकि डिजीजेस को हमने कंट्रोल कर लिया। मॉडर्न मेडिसिन, दो बड़ी डिस्कवरीज की मैं बात कर रहा था। पहली बड़ी डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स, दूसरी बड़ी डिस्कवरी है वैक्सीन्स। वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स, देयर आर ओनली टू थिंग्स जिनकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत बड़ा चेंज आया। क्लियर? और ये दोनों मतलब ये विलेन नहीं है, दोनों के दोनों वही हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी चलती है एंड ये होता है पता नहीं किसी कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू वैक्सीनेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ये किया गया। बट अगर आप स्टैट्स पे जाएंगे तो दे हैव इम्प्रूव्ड आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड आवर लाइफस्टाइल इमेंसली। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। प्री मॉडर्न मेडिसिन एरा में देयर वर एन नंबर ऑफ डिजीजेस जिनके बारे में आज आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस से लगता है, बाकी डिजीजेस अब हम लोग भूल चुके हैं कि इनके बहुत बड़े बड़े पेंडेमिक हुए हैं, एपिडेमिक्स हुए हैं, जिनसे नंबर ऑफ बड़ी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हुआ। इनका इलाज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। देन बहुत बड़े बड़े सोशल डिसरप्शंस हुए 14 सेंचुरी के बाद, जैसे फ्यूडलिज्म कोलैप्स होता है। रेनेसा एज की शुरुआत को भी लोग बिबोनिक प्लेग के साथ लिंक करते हैं कि रेनेसा स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि वो जो 14 सेंचुरी में डिसरप्शंस हुई थी, दे लेड एज अ प्रीकर्सर टू दी रेनेसा एज एंड रेनेसा टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कोई भी बड़ा डिसरप्शन है वो चेंजेस तो लेके आता है सोसाइटी में। मोर्टलिटी रेट 30-40 ईयर वॉज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज वी आर लुकिंग एट 90। एंड आई एम सेइंग दिस अगेन कि बाय द टाइम ऑफ 2030 अगर नैनो टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, नैनो टेक बेस्ड मेडिसिन को, और हो सकता है एज रिवर्सल और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, और बढ़ जाए, इससे भी बढ़ जाए जितनी करंटली है। इसकी बात हमने कर ली। अब द जो पेनिसिलिन बना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं था, मतलब एज एन सच एज एन मेडिसिन यूज नहीं हो रहा था। ना ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का वो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, ना ही उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट इसके लिए किया था। बट ही फाइनली डिस्कवर्ड कि जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सकता है। अब हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट बोरिस, दो साइंटिस्ट ने 1930s में पेनिसिलिन को और प्यूरिफाई किया और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया, और इसको एज अ मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं उसके कंक्लूजन पे पहुंचे, स्टडीज को पब्लिश किया गया। एंड देन वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरुआत होता है, तो उस टाइम हमें जरूरत थी सोल्जर्स का इलाज करने की। वुंडेड सोल्जर थे, उनको आउटब्रेक्स भी थे, न्यूमोनिया का आउटब्रेक था, कॉलेरा का आउटब्रेक था। इस तरीके के आउटब्रेक्स का इलाज भी करना है, वुंड्स का इलाज भी करना है, ओपन सर्जरीज हो रही हैं, उनको इन्फेक्शन से बचाना है। तो अमेरिका और ब्रिटिश साइंटिस्ट्स के कोलैबोरेशन से इसका मास प्रोडक्शन शुरू होता है और इसका यूज शुरू किया गया, जिससे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ्स बचाएगी एट दैट टाइम। एंड पोस्ट वॉर एरा में यू विल फाइंड कि जो बहुत सारी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स थी उनको हमने, उनका इलाज हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि बैक्टीरियल डिजीज है, बच जाएंगे, कुछ नहीं होता, बीमार हो गया बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसकी हम 40 की बात कर रहे थे, बाय द टाइम ऑफ 50 इट वाज 70। आज अगर आप यूरोप या वेस्ट में जाएंगे तो ये बढ़ चुकी है, हमारे पास भी 80-84 के आसपास है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 से 70 जो गई, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमने बैक्टीरियल प्लेग्स को, प्लेग सारे बैक्टीरियल रहे हैं, तो प्लेग्स को हमने कंट्रोल कर लिया बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जब नोबेल प्राइज दिया जा रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, तो उसने एक वार्निंग दी थी कि इसका ना ओवर यूज अगर किया, अंडर यूज किया या ओवर यूज किया, तो रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। अगर कम यूज किए, जितनी जरूरत है उससे कम यूज किया तो भी, अगर ज्यादा यूज किया तो भी।
तो एंटीबायोटिक्स आर टू बी यूज्ड एज अ कॉशन, तो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डिस्पाइट दोज वार्निंग्स समथिंग हैपेंड, जिसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आज जितना भी बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उनमें देर आर सेट ऑफ बैक्टीरियम जो एंटीबायोटिक्स खिलाने के बावजूद भी मरते नहीं है, खुश हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो अगर आपको किसी पेशेंट को इस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ए लाइन ऑफ ड्रग दिया जाता है, उससे इफेक्ट नहीं होता, उसको फिर बी लाइन ऑफ ड्रग दिया जाता है, सी लाइन ऑफ ड्रग दिया जाता है, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि किससे ये बैक्टीरिया इफेक्ट हो रहा है, मर रहा है, या ये पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान चली जाती है। There are millions of people who are dying directly because of antimicrobial resistance. ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम एक ओरल टैबलेट लेके खत्म कर देते थे, बंदा ठीक हो जाता था, आजकल वो टर्शरी केयर में आईसीयू में पड़े मर रहे हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे। दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। एक सोल्यूशन से हम दोबारा, अब देर कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम बोलते हैं ना कि पेंडेमिक्स, लेटली जो पेंडेमिक्स हुए वो वायरल हुए। हमने स्वाइन फ्लू देखा, उससे पहले हमने सार्स देखा था, मर्स देखा था, है ना, जो कैमल बेस्ड था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी पार्टिकल बेस्ड एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स ज्यादा हुए हैं, वायरल हुए। इबोला हुआ तो वायरल हुआ, है ना। एक और हुआ था 2016 ओलंपिक्स के दौरान, जीका हुआ तो भी वो भी वायरल था। बैक्टीरियल पेंडेमिक्स हमने एंटीबायोटिक्स के आने के बाद नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि इफेक्टिव हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर 5 साल 10 साल में कोई ऐसा सुपर बग आए जो किसी भी एंटीबायोटिक से ना मरे और वो एक पेंडेमिक बन जाए। इसका पोटेंशियल इतना है। हो क्यों रहा है? क्योंकि ओवर यूज हो रहा है। एक बंदा है जिसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो या तो सुपरविजन नहीं है या किसी भी वजह से वो बैक्टीरियल ग्रोथ म्यूटेट कर गया, जीन ट्रांसफर हो गया, ओवर यूज करने की वजह से म्यूटेशन हो गया। अब इनमें म्यूटेशन, जेनेटिकल म्यूटेशन जल्दी होता है। क्यों जल्दी होता है? एक तो बहुत बड़ी कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, दूसरा इनका साइकिल बहुत छोटा होता है, एक दो दिन में मर के दोबारा आगे रीग्रोथ जो है, वो जीन ट्रांसफर जल्दी हो जाता है और म्यूटेट जल्दी हो जाता है। तो म्यूटेशन से उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। अर्ली वार्निंग इसके 4 फाउंडर्स ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही, जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया तो उसकी इनिशियल स्पीच में उन्होंने वार्निंग दी थी कि ऐसा हो सकता है अगर इसका मिसयूज किया गया या अंडर यूज किया गया, दोनों चीजें, कम यूज किया गया या मिस यूज किया गया, तो ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पोटेंशियल। अब क्या कॉजेज है? पहली बात है ओवर यूज, कि जी गला खराब हुआ, एलर्जिक रिएक्शन है, आप डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर ने बोला कि गरारे करो ठीक हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। ये कि दवाई नहीं देता है, ऐसे बातें करके तोड़ देता है, 300-400 रुपया फीस ले लेता है। तो आप एक दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, जो क्या करेगा, वो आपको एंटीबायोटिक लिख के देगा और आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि रैपिडली इफेक्ट तो कर ही रहे हैं ये लोग। बट आपको जरूरत नहीं थी, आपने 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाना था। अब जो डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिख रहा है, उसका धंधा नहीं चल रहा है, उसने ऐसे 10-12 साल बर्बाद करके एमबीबीएस करा, एमडी करा, फिर वो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। तो अगली बार वो भी कोशिश करेगा कि उसके पास जो पेशेंट आए जल्दी जल्दी इफेक्ट दिखे। ए ऐसा सेट ऑफ भी हो रहा है। दूसरा, ये कम है जो मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन है कि डॉक्टर्स भी सिम्टम्स के बेसिस पे वायरल और इन जो एलर्जिक रिएक्शंस है उनको ट्रीट करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। कि आप ओपीडी में वॉक इन करते हो, क्यों करते हो? नॉर्मली कि कोल्ड हुआ है, गला खराब है, फीवर हो रहा है, फीवर माइट बी वायरल। अब उसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन 500, सिप्लॉक्स 500 देने का तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि दीज आर द एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। आप साइंस में पढ़ोगे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बट दे आर दी बैक्टीरियल ड्रग्स। वायरल इन्फेक्शन अपने आप में सेल्फ लिमिट करता है, 3 से 5 दिन में आप हील हो जाओगे। वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी 3 से 5 दिन का है। आपने क्रेडिट दे दिया एंटीबायोटिक को कि मैं उससे ठीक हुआ, अगली बार आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। आपको वो याद है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, आप केमिस्ट के पास जाओगे, वो ओपनली बेचेगा और आप लेके खुश हो जाओगे।
इससे क्या हुआ, आप ओवर यूज कर रहे हो, आपको उसकी जरूरत नहीं थी। हो सकता है देयर माइट बी सम इन्फेक्शन। और दूसरी बड़ी बात, आपने एक गोली ली और आप ठीक हो गए, आपने बंद कर दिया, बैक्टीरियल ग्रोथ थी, एक गोली ली, इफेक्ट हुआ, आपके जो वुंड्स थे गले में या जो वट एवर योर सिम्टम्स वर, दे माइट स्टार्टेड टू बी बेटर, बट वो कंप्लीटली रेडिकेट नहीं हुआ। अब हमने उसको मारा तो, लेकिन अधमरा कर दिया। तो इस सिचुएशन में वो म्यूटेट करेगा, म्यूटेट करेगा। अगली बार जब आप दवाई खाओगे, उस दवाई से वो वाला बैक्टीरिया नहीं मरेगा, रेजिस्टेंट हो गया। या आपको 3 की जगह 5 गोलियां, 3 की जगह 6 गोलियां, या अनदर सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हो तो सिप्लॉक्स खाओगे, सिप्लॉक्स से नहीं हो रहा तो फिर आगे जाओगे अमॉक्सिसिलिन एंड समथिंग लाइक दैट, आगे बढ़ते जाओगे। तो मेडिसिन में ओवर यूज या ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी, केमिस्ट के पास जाते हो, आप बोलो दांत दुख रहा है उसने एंटीबायोटिक देना है, आप बोलो जुकाम है उसने एंटीबायोटिक देना है, आंख में दर्द है उसने एंटीबायोटिक देना है, उनके पास सबसे आगे रखा रहता है, क्या रखे रहते हैं, जिथ्रोमाइसिन एमॉक्सिसिलिन, 2 एंटीबायोटिक्स। शक्ल देख के, सिम्टम देख के नहीं, शक्ल देख के, थोड़ा भारी से लग रहा है बंदा तो एमॉक्सिसिलिन दे दिया जी, ये खा लो 625 mg। अगर इसे थोड़ा क्यूट सा दिख रहा है तो अजिथ्रोमाइसिन दे दिया, क्योंकि बिजी होते हैं ना, आना जाना लगा रहता है, एंड देर नॉट डॉक्टर्स, देर फार्मासिस्ट। तो उस केस में हम लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, इट मे लीड टू दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद इन योर बॉडी। अब आप, हो सकता है आप उसके साथ जी रहे हो, आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को वो ट्रांसफर कर देंगे, इन केस इट इज कंटीजियस वट एवर यू हैव, तो उसका कांड हो जाएगा, आप ठीक रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है फॉर योर पर्सनल यूजेस। लिखने के लिए 2 रीजंस हैं, ये हैं सच में रीजंस हैं। और आप अगर, वैसे तो डॉक्टर से दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक्स का यूज लिमिटेड करना है, अगर कर रहे हो तो फिर पूरा खाना है जितना लिख के दिया, 12 गोली लिखी है तो 12 खानी, 10 लिखी 10 खानी, 20 लिखी तो 20 खानी, उसकी डोज मिस नहीं की जाती, कोर्स पूरा किया जाता है, तब जाके वो अगली बार आपको इफेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। और ऐसे नहीं चलते फिरते नहीं खाना, किसी से भी लेके नहीं खाना, वेट करना है। नॉर्मली लोग कोल्ड के लिए खाते हैं, फ्लू के लिए खाते हैं, और दे आर एलर्जिक, एंटी एलर्जी खा सकते हो आप, उससे ठीक हो जाता है। वेट भी कर लोगे, खुद भी ठीक हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में मौत नहीं आती है, ठीक हो जाता है। दूसरा है लाइफ स्टॉक्स, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, दे आर लाइक ब्रीडिंग सेंटर्स। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपने देखी होंगी कि इंडियन पोल्ट्री फार्म्स आर ब्रीडिंग ड्रग रेजिस्टेंट सुपरबग्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स कैसे होते हैं, क्राउडेड, जैसे थोड़ी सी जगह में 4-5 हजार मुर्गे मुर्गियों को रखा हुआ है, फॉर द मीट पर्पजेस और फॉर द एग्स पर्पजेस, है ना। अब उस सिचुएशन में बैक्टीरियल ग्रोथ होना बिल्कुल संभव है, तो वो मर जाएंगे, तो जो फार्म ऑनर है उसका लॉस हो जाएगा। हाइजीनिक कंडीशन तो है नहीं, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल टास्क है, तो उनकी फीड में एंटीबायोटिक्स ऐड कर दिए जाते हैं। और वो ABC नहीं, वो थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं कि कुछ भी हो, मुर्गा नहीं मरना चाहिए। वो मरता भी नहीं है, वो ठीक रहता है, बट ओवर यूज के चलते उसकी बॉडी में जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है वो म्यूटेट कर जाते हैं। वहां तक ठीक है, अगर वो वहीं तक सीमित रहते हैं, फिर वो म्यूटेट करके जंप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज ईटिंग देम, अगर बॉईल करके खा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, इफ समवन इज ईटिंग देम अंडर कुक्ड, यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियंस है उनकी आंखें खुलनी चाहिए, इफ यू आर ईटिंग इट अंडर कुक्ड, तो देर आर चांसेस कि उसमें जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो ट्रांसफर हो सकती है, आपको ट्रांसमिट हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर मैंडेट रहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ स्टॉक जो भी है उनमें अनकंट्रोल्ड एंटीबायोटिक यूज ना हो। पर्सनली नॉन वेज ईटर्स को ये सलाह रहती है कि अगर खा रहे हो तो इट शुड बी बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। जो ऐसे वो स्मोक्ड वाले हैं वो बंद कर दो, ऐसे जो आग पे पका खाते हैं वो ऊपर ऊपर से पकता। ठीक। अब दूसरा, एंटीबायोटिक्स पोल्यूशन, जिस पे अभी रिसेंटली न्यूज भी आ रही है, WHO की मीटिंग, यूनाइटेड नेशन की भी मीटिंग होने जा रही है, WHO ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। एंटीबायोटिक पोल्यूशन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो बहुत सारे इफ्लुएंट्स हैं जिनमें वो एंटीबायोटिक्स बह जाते हैं नालों में, तो दे आर डिस्चार्जिंग देयर इफ्लुएंट्स इन द रिवर्स, इन द लेक्स और अदर वाटर बॉडीज अनट्रीटेड। जैसे बेंगलोर में बहुत सारे लेक्स हैं, वहां पे आप अक्सर पाओगे कि कुछ महीनों में ऐसा होता है कि फ्रॉथ इतनी हो जाती है, सड़कों पे आ जाती है, लोगों के घरों में घुसनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी लेक्स हैं जहाँ जिनके आसपास सड़कों पे लोग गुजरना बंद कर देते हैं, ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लेक से इतना फ्रॉथ निकलता है कि वो सड़कों पे 5-5 फीट जमा हो जाता है। वो क्या हो रहा है कि इतना एंटीबायोटिक यूज उन वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो रहा है, और वहां का जो बैक्टीरियल कल्चर तो हर जगह है ना, हवा में भी है, आपके आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पानी में भी है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो भी म्यूटेट हो रहे हैं और वो उन ड्रग से रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो कल को वहां से कोई बड़ा पैथोजन निकल सकता है और इन्फेक्ट हो जाता है। अब डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस भी यूज करी है, इशू करी है कि कैसे होगा। अब मेडिसिनल के केस में हॉस्पिटल्स में ये और भी सीन होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर बहुत है, दो चीज़ों का एक्सपोजर बहुत है। पहला, पैथोजेंस का, हॉस्पिटल में हर एक बंदा पैथोजन कैरी कर रहा है जो पेशेंट है, हर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, मोस्टली 70% पेशेंट्स आर ऑन द एंटीबायोटिक्स यूज। हॉस्पिटल के जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स की भरमार है। तो मोस्ट ऑफ दी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ट्रांसमिट होते हैं वो हॉस्पिटल्स के इन्वायरमेंट में हो रहे हैं आज की डेट में, कि आईसीयू में किसी एक बंदे कुछ कंटेमिनेटेड यूज़ किया एक पेशेंट का, दूसरे पेशेंट को उसके हो गए, या ऐसे किसी की सर्जरी हुई थी, सर्जरी पैक करते हुए, वूंड पैक करते हुए कोई गलती हो गई, एरर हो गया, हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वहाँ पे प्रेजेंस है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की। तो एक कॉमन वूंड, किसी ने गाल ब्लैडर निकलवाया तो वो वूंड ही नहीं हील हुआ, 2 साल वो अपने वूंड को लेके घूम रहा है हॉस्पिटल्स में, आपको ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे। वो वूंड्स क्यों नहीं हील हो रहे? क्योंकि उनमें कोई ना कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है और वो पस बनता रहता है। इट इज़ फेटल, बहुत सारे लोग इससे मर जाते हैं। तो हाइजीन का ध्यान रखना इज अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट। क्या है जी, 1.27 मिलियन डेथ्स हैं 2019 का डेटा, जो कि डायरेक्टली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से हुई। 1.27 मिलियन डेथ्स कितनी होगी? 12,70,000। तो एक साल में 19 में, उसके बाद ये डेटा मुझे लेंसेंट की रिपोर्ट मिली 22 की थी, दैट वाज द कोटेड डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया है, और बहुत सारी डेथ्स हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। एंड अब छोटी छोटी इंजरी, जैसे मैंने बोला गाल ब्लैडर निकलवाना इज अ वेरी टेक्निकल एंड क्लीन सर्जरी, अपेंडिक्स रिमूव करवाना इज वेरी टेक्निकल एंड क्लीन सर्जरी की हो गया, अब नहीं लगता कि लाइफ थ्रेटनिंग है, साइंस इतना एडवांस कर चुकी है। लेकिन उस सर्जरी होने के बाद जो वूंड हीलिंग प्रोसेस है, जैसा ऐसे एंशियंट एजेस में होता था, सर्जरीज तो बहुत पहले होनी शुरू हो गई थी ना, हम भी कहते हैं कि चरक संहिता में भी सर्जरीज थी, लेकिन वहाँ इन्फेक्शन को रोकने का तरीका तो नहीं था, सर्जरीज हो जाती, लोग मर जाते थे। सर्जरी हुई, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करी, मर गए लोग, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे हम लोग। सिमिलर सिचुएशंस अब हो रही हैं, क्योंकि अब भी ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन है लगभग $100 ट्रिलियन का 2050 तक, अगर ये डेटा ऐसा ही चलता रहा। ग्लोबल इकोनॉमी को हम लोग $100 ट्रिलियन कॉस्ट करेंगे 2050 तक, अगर ये डेटा ऐसे चलता रहा। ये भी एक रिव्यू जर्नल है 2016 में, उसने इस तरीके की डरावनी रिपोर्ट छापी थी। तो इट इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न एज ऑफ नाउ। अब हो क्या रहा है, ग्लोबल एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं इसके लिए? डब्ल्यूएचओ बहुत टाइम से एक्टिव है। इन्होंने रिसेंटली ग्लोबल एक्शन प्लान 2015 में निकाला था, जिसमें अवेयरनेस की बातें करी गई हैं कि हम लोग अवेयर करेंगे। दूसरा है कि सर्वेलेंस रिसर्च, पता नहीं है ना कौन सा बैक्टीरिया कैसे म्यूटेट कर रहा है, तो इन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है दुनिया भर में बहुत सारी लेबोरेटरीज का, हर एक कंट्री जो कोलैबोरेट करती है उनकी कुछ लेबोरेटरीज को मैप किया जाता है। लेबोरेटरी में पता चलता है ना कि बैक्टीरियल ग्रोथ कैसी हुई, या वो किस उस पे कौन से एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी रिपोर्ट आती है अगर किसी ने देखा हो। नॉर्मली फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन दीज डेज। अर्लियर क्या होता था, यूटीआईज मेल्स में नहीं होते, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वैसा। अर्लियर क्या होता था, देर वर ओरली ट्रीटेड, आजकल नॉर्मली दे आर एंडिंग अप इन आईसीयू,
और इन दी सेकेंडरी केयर एटलीस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे कल्चर रिपोर्ट्स आती हैं, कल्चर टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर चेक किया जाता है कि एक्चुअली बैक्टीरिया कौन सा है और वो किस दवाई के लिए सेंसिटिव है। तो मेजॉरिटी जो बैक्टीरियल ग्रोथ यूटीआईज में दिखता है, तो इनिशियली हमारी 3-4 ड्रग जैसे प्लॉक्स वगैरह है, उनके लिए वो रेजिस्टेंट ही है, यूनिवर्सली रेजिस्टेंट हो चुका है। अमीकासीन या हाई रेटेड जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दिए जा रहे हैं सो दैट कि वो ठीक हो जाए। तो इस तरीके की लैब्स का नेटवर्क है जो ये वाले टेस्ट या बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कैसे म्यूटेट हुआ और वो आज किस ड्रग के लिए सेंसिटिव है। तो वो कैसी ग्रोथ चल रही है ग्लोबली इन बैक्टीरियल ग्रोथ्स में, उसका आइडिया होगा, तो उसके कुछ काउंटर मेजर्स मिलके लिए जा सकते हैं, एटलीस्ट अवेयरनेस तो फैलाई जा सकती है। ठीक है, बाकी जो हम बात पहले कर रहे थे कि इन्फेक्शन इंसिडेंट्स को कम करना है, एंटीबायोटिक यूज को ऑप्टिमाइज करना है, अब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, जैसे सरकारी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, अर्लियर पोस्ट सर्जरीज वो बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स दिया करते थे या पोस्ट किसी भी चीज़ के लिए। नाउ दे हैव रिसॉर्टेड टू बेसिक एंटीबायोटिक्स कि अगर ये काम नहीं किया तो हम लोग सेफ साइड रख रहे हैं कि अगली बार इसको किसी चीज़ से ठीक कर लेंगे, है ना। तो ओवर यूज के लिए डॉक्टर्स के लिए जो मतलब इसका एक्चुअली ट्रेन्ड पीपल हैं, दे आर बीइंग अवेयर बाय दी सब्सीक्वेंट मीटिंग्स, जर्नल्स, रिसर्चेस कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज नहीं करना है। अब ये चीज़ पब्लिक तक नहीं आ रही क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक तो केमिस्ट से दवाई ले रही है, उस तक नहीं आएगी कभी भी ये बात केमिस्ट तक, क्योंकि उसने तो, उसका काम ही नहीं है ये सीखना, उसने तो बेचना है। आप जो मांगोगे वो दे देगा, आप कुछ भी, आप स्टीरॉयड मांगोगे उसने वाइसोलोन दे देनी है कि खा ले जाके, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन ने भी एएमआर को 2016 में ग्लोबल थ्रेट कंसिडर किया। अभी भी इनकी हाई लेवल मीटिंग है, अभी भी है, इसी इसी अगले हफ्ते होने वाली है, तो उसमें भी शायद ये ऐसी कुछ बातें करें। मेंबर स्टेट्स को बोला कि कोई काम करिए। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हमने इंडियन इनिशिएटिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट 2008 में शुरू कर दिया था, कंसोर्टियम बनाया ऑर्गेनाइजेशंस का, आईसीएमआर का, वहां से। फिर इंडियन नेटवर्क फॉर सर्वेलेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो 20 लैब्स का एक नेटवर्क है देश भर में जो स्टडीज कर रहा है, जैसे मैंने बोला वो कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स एंड इन चीज़ों की स्टडीज कर रहा है। हम लोग ग्रोथ मेजरमेंट कर पा रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस लेवल पे म्यूटेट हो चुका है, या अगर कुछ नया मिलता है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेड रेड लाइन कैंपेन हमने शुरू किया था। इसके लिए हमने वो ड्रग वाला जो कॉस्मेटिक एंड ड्रग रूल्स हैं, ड्रग एक्ट, उसको अमेंड किया, H1 शेड्यूल की ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचनी है, बट बिक जाती है। स्टिल लोगों को अवेयर करने के लिए बोला कि ऐसी दवाई जिससे लाल लाइन लगी है उसको बहुत कॉशन से खाना है, या डॉक्टर से पूछे बिना नहीं खाना, जितनी डोज बताई जाए उतना खाना, जितने दिन बताया जाए उतने दिन खाना। आप देखते हो लाल लाइन, आपको पता था कोई लाल लाइन होती है दवाई में? ब्लैक लाइन भी होती है वैसे तो, पर उसकी फिर बात करेंगे कभी। बट रेड लाइन मीन्स एंटीबायोटिक्स, एंड रेड लाइन वाली दवाई खानी नहीं है केमिस्ट से लेके, वो डॉक्टर से लेके, और ऐसा डॉक्टर जो ठीक MBBS नहीं MD मेडिसिन डॉक्टर हो वो लिखे तो खानी है। ठीक है, वो लिख दे तो खा लेनी है, फिर नहीं वहम करना कि ऐसे मेरे में AMR हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मर मत जाना। अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है तो खा लेनी है, और पूरी खा लेनी है, वैसे नहीं आते जाते नहीं खानी, एंटी एलर्जिक खा लिया करो। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 17 में, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने क्लियरली सारे ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट किया है, जो बातें हम लोग कर रहे थे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज किया कि ये है। अब हमें जो गाइडलाइंस है उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा एंटीबायोटिक यूज के लिए, कि कोई डॉक्टर लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा, कैसे है क्या करना है। ओवर द काउंटर ड्रग्स को बेचने के लिए पाबंदी लगानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स का यूज जो है एनिमल लाइफ स्टॉक में या तो लिमिट करना है या बंद करना है, बैन करना है। तो देर आर एन नंबर ऑफ गाइडलाइंस जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हमने ऑप्ट करी हैं, तो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ थी, कल एक हफ्ता पहले, इंडिया यूके ने कोलैबोरेट किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। गवर्नमेंटल नहीं है, डिपार्टमेंटल है। वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर है, उनका ग्लोबल AMR इनोवेशन फंड है, एंड इंडिया का सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को।
इन्होंने किया है 1.5 मिलियन पाउंड्स के आसपास का एक्सचेंज फंड्स का टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब अगर डेटा की बात करें, इंडियन भारतीय डेटा की बात करें, तो हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका 71.9% पीपल आर बीइंग ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। कि इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको और बीमार कर रहे हैं, हम लोग उनको ठीक ही कर रहे हैं, बट इट स्टेट्स दैट की पोटेंशियल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ गेटिंग म्यूटेटेड इज हाई। म्यूटेशन का पोटेंशियल हाई है और देयर आर चांसेस कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और पनपते रहेंगे। ठीक है जी। अब कौन से वाले हैं वो भी यहाँ पे वैसे लिखे हुए हैं, बट यू कैन इग्नोर दिस, इतना नहीं याद होगा और करने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ टनल के एंड पे कुछ लाइट दिखाते हैं आपको कि हो रहा है, दिस इज रियलिटी, हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ थ्रेट एज ऑफ नाउ, बट साइंस हैज अ फ्यू ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर दैट। कुछ नए एंटीबायोटिक्स डेवलप करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जैसे 2015 में ये बनाया था टेक्सियोबैक्टिन करके, एक आई चिप टेक्नोलॉजी को यूज किया और नया एंटीबायोटिक बनाया। जैसे मेलासिडिन्स बनाया हमने 2018 में। अभी इन पे फर्दर रिसर्चेस जो है वो चल रही हैं, देखा जा रहा है कि किस तरीके से काम करेंगे। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की बात करी जा रही है कि एंटीबायोटिक्स अगर नहीं यूज करने तो फेजेस वाली थेरेपी है जो बैक्टीरियोफेजेस को यूज करती है, या एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स नाम की थेरेपी, जिसको आप बायोटेक जब क्लास में पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ शॉर्ट प्रोटीन पेप्टाइड्स को यूज किया जा रहा है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करने के लिए। तो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एआई एल्गोरिदम्स का जो सबसे बड़ा यूज अदर देन आईटी और कंटेंट क्रिएशन सेक्शन के अलावा कहीं देखने को मिल रहा है तो वो फार्मास्यूटिकल है। एक ड्रग बनाने में ना बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स को कंपाइल करना पड़ता है, डेटा माइन करना पड़ता है, फिर हम लोग कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं कि किस मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है, किस तरीके का पेशेंट सेट पे, किस तरीके के जेनेटिक सेट पे इस दवाई का क्या फर्क पड़ रहा है। उसको अगर हम मैनुअल प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं, एक्सेल शीट्स के थ्रू करते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 1 to 2 years टू रीच द कंक्लूजन दवाई बनने के बाद। वेयर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उस डेटा को बहुत क्विकली एनालाइज किया जा सकता है, एंड बहुत सारे इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं जो डिस्कवर भी नहीं हुए। तो दोनों चीजें करी जा सकती हैं। दवाई, नई दवाइयां ढूंढी जा सकती हैं, जो दवाइयां ऑलरेडी अंडर रिसर्च हैं उनका जो डेटा है ना, लेवल 1 ट्रायल, लेवल 2, लेवल 4 ट्रायल्स जो चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, लाखों की पॉपुलेशन पे होते हैं, उन ट्रायल्स को यूज किया जा सकता है। मतलब उन ट्रायल्स का डेटा एआई के थ्रू बहुत क्विकली एनालाइज किया जा सकता है और उस डेटा के कंक्लूजन्स पे पहुंच के हम उस दवाई का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आज भी बहुत सारे इस तरीके के ड्रग्स हैं, जैसे पेनिसिलिन एक वक्त पे था, हमें नहीं पता था एग्जिस्ट कर रहा था, हमें नहीं पता था इसका यूज क्या होना है। तो बहुत सारे इस तरीके के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जिनका यूज केस हमें शायद नहीं मिल रहा है या नहीं पता। एआई कैन हेल्प दैट, क्विक कर सकता है, उस चीज को फास्ट कर सकता है। नोटेबल अचीवमेंट्स में आपको ये पेपर के लिए याद करना है, जैसे हेलिसिन हुआ था 2020 में, एमआईटी के रिसर्चर ने मशीन लर्निंग का यूज करके एंटीबायोटिक ढूंढा था हेलिसिन नाम का। सिमिलरली एब्यूसिन है 23 में, ये भी यूएस और कनाडा के साइंटिस्ट ने एआई का यूज करके ढूंढा, जो एक बहुत सिवियर सुपर बग को फाइट करने का काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोशेज एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, इन्होंने भी एक ठीक ठाक ब्रेक थ्रू किया। जेसुराबेलापिन करके एक नया एंटीबायोटिक है जिसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अटैक मतलब ट्रीट करने के लिए इन्होंने ढूंढा। तो देयर आर रिसर्चेस, देयर आर इनोवेशंस गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जमाने में ही बैठे हैं, बट डिस्पाइट चैलेंजेस देयर आर इनोवेशंस जो उन चैलेंजेस को टैकल कर सकती हैं। और हमेशा यही बैलेंस सोसाइटी में चलता रहता है, इनोवेशंस का और चैलेंजेस का। हम दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं, चैलेंज पे भी एज वेल एज प्रॉब्लम पे। देन आता है द मदर ऑफ ऑल, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोटेक बेस्ड जो नैनो कैरियर्स हैं,
मेडिसिन में इनका इस्तेमाल इतने लेवल पे शुरू नहीं हुआ है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बोलते हैं हम लोग इनको, नैनो कैरियर्स को, चाहे वो लाइपोसोम्स हैं या डेंड्राइमर्स हैं या पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इनका यूज करके लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कम्बैट कर सकें जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है। तो वो बायोफिल्म्स होती हैं, एवरी बैक्टीरियम इज कवर्ड विद द बायोफिल्म। द नैनो पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट दैट बायोफिल्म, उसको पेनिट्रेट करके खत्म किया जा सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आल्सो हैज प्रोमाइसिंग सॉल्यूशंस फॉर दी सुपरबग्स। तो दीज आर दी लाइट्स। लेकिन कब इनमें से कोई भी ऐसी दवाई जो मैंने अभी बताई या टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ, वाइड लेवल पे अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं। कि आज की डेट में ऐसा हो कि कोई बड़ा पेंडेमिक आता है तो इनको हमें रश करना पड़ेगा, जैसा हम लोग पिछली दफा कोविड के वैक्सीन को रश कर रहे थे। जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसकी बेसिक स्टडीज तो हमने तभी कर ली थी जब सार्स आया था। साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2000 कब आया, 2003-4 में आया था, या मर्स आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो उसकी बेसिक स्टडीज तो तभी कर ली थी। वो सेल्फ लिमिटिंग हो गए, वो पेंडेमिक सेल्फ लिमिट कर गया, वायरस म्यूटेट ही इस जीन पे कर गया जाके कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो स्लो डाउन हो गया। जब कोविड-19 इतना बड़ा पेंडेमिक बना तो हमने 6 महीने में वैक्सीन बना लिया। वो 6 महीने में ऐसे नहीं बन गया, उसकी बेसिक स्टडीज ऑलरेडी हुई हुई थी, क्योंकि वायरस का जीनोम तो वही था, बेसिक तो वही थे ना, स्पाइक्स ही चेंज हुए थे। तो इस वजह से, नहीं तो वैक्सीन या इस तरीके की दवाइयां डेवलप करना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जो कि जब डिजीज आती है तो होता नहीं है उतना टाइम। तो राइट नाउ ये है अंडर रिसर्चेस है, काम चल रहा है, स्लो है, लेकिन अभी मार्केट में या मेडिकल फ्रेटर्निटी में इतना वाइड यूज नहीं हो रहा है इनका। दीज आर सो टू से आपके पेपर के लिए अच्छी चीजें हैं। जैसे डॉक्सिल एक्सपेरिमेंट था, दे आर द नैनो टेक बेस्ड इलस्ट्रेशन ऑफ कैंसर थेरेपी, कि कैंसर को कैसे हम लोग नैनो मेडिसिन, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिसिन को यूज करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हमने 2-3 चीजें देखी हैं। इसका ओरिजिन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, एंड इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, एंड वे फॉरवर्ड क्या है। ओरिजिन तो इसका वहीं से शुरू होता है कि हमने पहले हम 30-40 में मरे जा रहे थे, 70-80 तक पहुंचने लगे, एंटीबायोटिक्स ओवर यूज किया तो म्यूटेट कर गया, म्यूटेशन होगी, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। कॉजेस क्या रहे, वो ओवर यूज किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द काउंटर मिला, अंडर यूज भी किया, गलत इन्फेक्शन के लिए गलत एंटीबायोटिक देखा, एंड हमने ग्रांटेड भी ले लिया ना एंटीबायोटिक्स को, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। हमें लगने लगा कि हम नहीं मरेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो ना मरेंगे, वैक्सीन वगैरह पे अच्छा खासा फोकस रहा। फिर इन्हीं को रिवर्स करना सरकार अभी मॉनिटर करके सॉल्यूशन ढूंढ रही है कि हम लोग एटलीस्ट इसको कंट्रोल करके रखें, कोई ऐसा सुपर बग ना बन जाए जो नए वालों से भी ना मरे। वी डोंट नो ना, नए वाले भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे किसी पे, जो दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है कि कैसा निकल के आ जाए, कहाँ से आ जाए। परमाफ्रॉस्ट में इतने बड़े बड़े वायरल और बैक्टीरियल जिनोम दबे पड़े हैं कि बाहर आएंगे तो गॉड नोज वो कैसे मरेंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स जो हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, दैट इज देयर वे फॉरवर्ड, कि हम लोग कैसे बच सकते हैं आने वाले इन्फेक्शंस के थ्रू।